कॉन्सेप्ट ऑफ पर्यवेक्षण का टॉपिक खत्म हुआ। अब इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है आपका कोऑर्डिनेशन, शैक्षिक समन्वय। एक संस्था में अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, उनका स्वभाव अलग अलग तरह का होता है, उनमें गुण अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी योग्यताएं अलग तरह की होती है, उनके कार्य करने का तरीका अलग अलग तरह का होता है, यही उनकी क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं संस्था, लेकिन वो सभी संस्था के विकास के लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो इन सभी का जो संस्था में कार्य कर रहे लोग हैं, इन सबके कार्यों को, प्रयासों को एकीकरण करना ही समन्वय कहलाता है। इन विभिन्नताओं में एकता लाने की प्रक्रिया को समन्वय कहा जाता है। समन्वय प्रबंधन का वो कार्य जो किसी संस्था के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों तथा उनके समूहों में इस प्रकार एकीकरण स्थापित करता है जिससे कि न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अन्य संगठन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तो उनकी क्रियाओं में सामंजस्य तथा तालमेल स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। कोऑर्डिनेशन के जो हम तत्व मान सकते हैं कि किसी भी संस्था के कौन कौन से जो कह रहे तत्व हैं जिनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना जरूरी होता है। तो सबसे पहला है जैसे टीचिंग, शिक्षण का, मैनेजमेंट का, एवोल्यूशन है, मटेरियल्स है, मनी है, करिकुलम है, मशीन्स है, ना पर्सनली व्यक्ति जो संस्था में कार्य करें वो, इन सभी का आपस में तालमेल होना जरूरी है। जितने भी शिक्षण है, शिक्षकों का, शिक्षण विधियों का, मैनेजमेंट की नीतियों से, मैनेजमेंट का मूल्यांकन से, मटेरियल्स जो भी संसाधन विद्यालय के से जुड़े हुए उनसे, उनकी वित्त व्यवस्थाओं से, उनके पाठ्यक्रम से, उनमें जिस यूज होने वाली मशीनरी से, इन सभी का आपस में तालमेल नहीं होगा तो कोई भी संस्था विकास सही प्रकार से नहीं कर पाएगी, अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए मूने व रेले ने डेफिनेशन दी है कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं में एकरूपता लाने के सामूहिक प्रयत्नों का व्यवस्थित प्रबंधन ही समन्वय कहलाता है। इससे ये पता चलता है कि क्रियाओं में एकरूपता लाना, जो भी जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उन सबके कार्यों में एकरूपता का होना ही समन्वय कहलाएगा। समन्वय सामूहिक प्रयास जो है उसका व्यवस्थित प्रबंधन है और समन्वय में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति होती है। कुर्स एवं ओडोनेल के अनुसार जो है समन्वय प्रबंधन का सार है जो कि सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयत्नों में तालमेल स्थापित करता है। फिर आता है इसमें किस समन्वय प्रबंधन का सार है, यह व्यक्तिगत प्रयत्नों में समरसता अथवा तालमेल स्थापित करता है। मैकफार्लैंड के अनुसार समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों में एक सुव्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्रियाओं में एकरूपता स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करना उच्चाधिकारियों का दायित्व है, वो उसी कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए वो उनमें सामूहिक प्रयास करता है कि उनके द्वारा जो है कार्य को सही सुचारू रूप से चलाया जा सके। समन्वय प्रयासों में एकरूपता लाना है, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के अंतर्गत एकरूपता का लाना ही समन्वय है। समन्वय मानवीय संरचनात्मक तत्वों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था का निर्माण संस्था की इकाइयों को परस्पर जोड़ने हेतु किया जाता है। समन्वय का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करना है। नीड फॉर एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन, शैक्षिक समन्वय की क्यों आवश्यकता है। सबसे पहला आता है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। वर्तमान में जितनी तीव्र गति से इनका संस्थाओं का आकार बढ़ रहा है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, कार्य का विभाजन स्पष्ट होता जा रहा है, जिस तकनीकी में दक्षता रखता है उसे उसी कार्य को करने दिया जाए, इस तरह की कि कार्यों की प्रकृति भी तकनीकी होती जा रही है, संचार का जाल भी द्रुत गति से होता जा रहा है। अतः शैक्षिक संस्थानों के विकास के विस्तार को गति देते हुए परिस्थितियों में समन्वय की आवश्यकता होती जा रही है ताकि अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। इसीलिए भी समन्वय की आवश्यकता है ताकि जो कुछ जिस गति से समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उस गति के साथ उसमें वो किया जा सके, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
फिर है टू डेवलप ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंधों के विकास हेतु। शैक्षिक प्रबंधन में समन्वय का कार्य मानव संबंध है। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्याख्या से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों से मिलकर जुलकर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अधिक है और अमानवीय वस्तुओं से कम है। किसी भी संस्था का जो मुख्य तत्व होता है वो ह्यूमन होता है। कोई भी संस्था का विकास जो है मानवीय संबंधों में सुधार किए बिना संभव नहीं है, क्योंकि मशीनें ऑपरेट की जाती हैं। किसी भी संस्था में जब हम किसी भी कारखाने की, किसी भी उद्योग की बात करते हैं तो मशीनें अपने आप कोई कार्य नहीं करती है, उन्हें कार्य करवाता है मनुष्य, मानव। लेकिन मशीनें अपना दिमाग नहीं चलाती, उनमें आपस में संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं आता है। लेकिन जहाँ पर ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ का जो मानवीय संबंध है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उनमें आपस में सही से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कार्य जो है वो बाधित होता रहेगा। कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर ले कोई भी संस्था, कितनी भी अच्छी तकनीकी का प्रयोग कर ले, लेकिन अगर वहाँ कार्य करने वाले लोग जो हैं उनके बीच में संबंध सही नहीं होंगे, उनका आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं होगा, तो ये सारी की सारी चीजें बेकार चली जाएंगी। क्योंकि और ये बात सबसे ज्यादा लागू होती है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में। हम जो है, हमारा उत्पाद हमारा विद्यार्थी है। हम शिक्षकों में और मैनेजमेंट में जितने भी कर्मचारी उस संस्था में कार्य कर रहे हैं, जितना अच्छा उन लोगों के बीच में तालमेल होगा, उतना ही अच्छा किसी भी संस्था, शैक्षिक संस्था का वातावरण होगा, उतनी ही अच्छी वहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपादित की जा सकती है। लेकिन जहाँ पर भी समन्वय की बात आती है, जहाँ पे भी एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, वहाँ पर जो है कार्य बाधित होना शुरू होते हैं। आपने देखा होगा कि जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कमजोर होता है, वहाँ पर अध्यापक वर्ग या कर्मचारी वर्ग उसमें हावी हो जाता है और फिर वो मनमानी करने लगते हैं और वहीं पर वहाँ अनुशासन खत्म हो जाता है। वहीं जहाँ पर भी प्रिंसिपल जो है या संस्था प्रधान जो है वो स्ट्रिक्ट है, जो सभी को कोऑर्डिनेट करके चलता है, वहाँ का आप स्कूल का एनवायरनमेंट देखेंगे, बहुत अच्छा डिसिप्लिन पाया जाता है, कोर्स समय पे पूरा होता है, बच्चे वहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि उस स्कूल की रेपुटेशन अच्छी होती है, लोग उस स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, जहाँ के अध्यापकों के बारे में, जहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में अच्छी रेपुटेशन हो। तो किसी भी संस्था के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ के जो मानवीय संबंध हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर आता है टू सक्सेस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन प्रयासों के एकीकरण के लिए आवश्यक। शिक्षा प्रशासन शिक्षा संबंधी किए जा रहे प्रयासों को स्वीकृत तथा एकीकृत करता है, परंतु जब शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था और व्यक्तियों में आपस में सामंजस्य होगा तभी शिक्षा के प्रयासों का एकीकरण संभव हो पाएगा। कोई भी संस्था जो है तब तक सही से काम नहीं कर सकती जब तक कि स्टेप बाय स्टेप सभी लोग एक दूसरे को सहयोग ना देते हों। मैनेजमेंट का शिक्षकों के साथ, शिक्षकों का मैनेजमेंट और अपने से अधीनस्थ लोगों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, विद्यार्थियों का शिक्षा के साथ, मैनेजमेंट का विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ, जब तक एकीकरण नहीं होगा, जब तक उनके बीच के संबंध सही नहीं होंगे, तब तक जो है कोई भी प्रबंधन जो है वो सक्सेस नहीं हो सकता। एक स्कूल प्रशासन को या एक शिक्षा से संबंधित प्रशासन को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं इसमें उन सभी में आपस में तालमेल हो। फिर आता है टू हेल्प प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, कोर्स ऑर्डिनल के साथ समन्वय प्रबंधन का सारे जो सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में तालमेल स्थापित करता है। समन्वय प्रबंधन का पूर्ण उदाहरण है तथा अन्य प्रबंध कार्यों की कुंजी है। समन्वय के अभाव में संस्था के भौतिक एक मानवीय साधन केवल साधन मात्र बन के रह जाते हैं और परिणामों में उत्पाद नहीं बदलते। अतः समन्वय वह सृजनात्मक शक्ति है जो संस्था के साधनों को उत्पाद में बदलने में सहयोग करती है और संस्था के कुछ परिणामों को आशानुकूल बनाती है।
समन्वय के द्वारा व्यक्ति के एवं सामूहिक प्रयत्नों के प्रयोग से लाभोपयोगी सेवाओं का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति उतने अच्छे परिणाम उपलब्ध नहीं करा सकता जितना कि वो किसी समूह में मिलकर कार्य करके उपलब्ध करा सकता है। इसीलिए किसी भी संस्था में जो भी भौतिक संसाधन है और मानवीय संसाधन है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, तभी संस्था जो है विकास कर सकती है। टू अवॉइड माल एडजस्टमेंट, कुसमायोजन को दूर करने हेतु प्रशासनिक प्रक्रिया के प्रारंभ में समन्वय का प्रयोग संगठन में गतिरोध को रोकने के लिए एवं प्रक्रिया के विरोध एवं कुसमायोजन को दूर करने के लिए किया जाता है। समन्वय संगठन में एकता बनाए रखने में प्रयास करता है। कई बार संस्था में कार्यरत लोग जो है वहाँ के वातावरण के साथ जो है वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे होते हैं, समायोजन नहीं बैठा पा रहे होते हैं। ऐसे में संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता तथा क्षमताओं के आधार पर एक साथ कार्य करने होते हैं, समान नहीं होती। कुछ अधिक कार्यकुशल होते हैं और कुछ कम कार्यकुशल होते हैं, लेकिन उन सबको एक साथ मिलकर के क्योंकि कार्य करना होता है, तो कुछ कम कुशल व अर्धकुशल तथा अप्रभावी व्यक्तित्व जो वाले होते हैं वो धीमी गति से कार्य करते हैं, और जो अधिक योग्यता वाले व्यक्ति वो तीव्र गति से कार्य करेंगे। और ऐसे में जो है तीव्र गति से कार्य करने वाला व्यक्ति तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो अकुशल है, जो धीमी गति से कार्य कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। तो जो है लक्ष्य जो जिस लक्ष्य को लेकर के कार्य किया जा रहा है उसमें संतुलन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कोऑर्डिनेशन की जरूरत इसलिए होती है कि जो परफेक्ट है, जो उस कार्य में दक्ष है, वो कम या अकुशल जो व्यक्ति है उसको सहयोग करे, उसकी को भी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट, नियोजन एवं व्यवस्थापन के हेतु अनेक क्रियाओं जैसे नीति निर्धारण, बजट निर्माण, कर्मचारियों के चुनाव एवं पाठ्यचर्या के विकास आदि के उद्देश्य समय एवं स्थान के नियोजन एवं व्यवस्थापन हेतु भी समन्वय आवश्यक होता है। प्रत्येक संस्था व चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसके साधन हमेशा सीमित होते हैं। इन साधनों का सदुपयोग समन्वय द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि समन्वय की प्रक्रिया कार्यों को दोहन को रोकती है। यह प्रक्रिया संचार एवं नेतृत्व को कुशल बनाती है, जिसमें साधन सक्रिय नहीं रहते और उनकी बर्बादी रुकती है। यह प्रक्रिया विभागीय कार्यों को महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें साधनों का बंटवारा करती है तथा सभी विभागों की क्रियाओं को परस्पर सम्मत करके समय और साधनों को व्यर्थ होने से बचाती है। इसलिए समन्वय को साधनों के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से आवश्यक है। इसी के अलावा मनोबल की वृद्धि हेतु समन्वय संस्था के सभी कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के मनोबल में वृद्धि करती है। संस्था में लक्ष्यों की दिशा और दृढ़ संकल्प तथा आत्मविश्वास जैसी योग्यताओं के साथ अग्रसर होता है। समन्वय के कारण कार्यकर्ताओं प्रबंधकों को कार्य की स्वस्थ दशाएं वातावरण प्राप्त होता है, वे मन लगाकर कार्य करते हैं और उनके मनोबल में वृद्धि होती है। जब किसी भी कार्य संस्था का वातावरण जो है वह स्वस्थ होगा, लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग देंगे, एक दूसरे के साथ सबके संबंध अच्छे होंगे, तो जो है उनका कार्य करने के प्रति उनका मनोबल बढ़ेगा और वह संस्था के प्रति ज्यादा समर्पित होकर के कार्य कर सकेंगे। श्रेष्ठ कर्मचारी शक्ति को बनाए रखने के लिए भी एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। समन्वय संस्था के कर्मचारियों तथा संस्था दोनों इस प्रकार से जोड़ देता है कि संस्था कर्मचारियों से और संस्था से कर्मचारी की पहचान मानी जाने लगती है, और ऐसे में जो है अच्छी योग्यता वाले जो अन्य लोग हैं वो भी उस संस्था से जुड़ने के इच्छुक हो जाते हैं और दूसरे लोग उस संस्था की ओर आकर्षित होते हैं। फिर आता है प्रबंध योग्यताओं के विकास के लिए समन्वय का प्रबंधन वो कार्य जो विविधता में एकता स्थापित करता है। यह तभी भली प्रकार पूरा हो सक पाता है जबकि प्रबंधक तथा संस्था के उद्देश्यों, कार्यक्रमों, नीतियों, कर्मचारियों, नियमों, विधियों आदि में पूर्ण रूप से जानकारी रखते हों। इस कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशन एवं नेतृत्व योग्यता की भी जरूरत होती है। परिणाम स्वरूप समन्वय का कार्य प्रबंधन के विकास को आवश्यक बनाते हैं। इसीलिए अतिरिक्त समन्वय का कार्य करते हुए प्रबंधकों में धीरे धीरे इस प्रकार के भी गुण विकसित हो जाते हैं। समन्वय समिति में कार्य करने, कर्मचारियों को नीति समझने तथा उनके साथ संस्था के हितों में सामंजस्य स्थापित करने आदि कार्यों में अच्छे प्रबंधकों के गुण विकसित होने लगते हैं। स्पष्ट है कि समन्वय एक प्रबंध का विकास का स्रोत है। जब प्रबंधक जो हैं वो किसी भी संस्था के विकास के लिए जब एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, उनमें आपस में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं,
तो धीरे धीरे करके जब वो दूसरी चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें उनकी अच्छी चीज़ों को भी, उन नीतियों को भी वो अपनाने लगते हैं, और इस तरह से करते करते एक धीरे धीरे जो प्रबंधक है उसमें भी उन सभी चीज़ों का विकास हो जाता है जो वो अपने अधीनस्थ का लोगों के अंदर देख रहा है, जिनमें को वो आपस में सामंजस्य बैठा रहा है, वही धीरे धीरे गुण उसमें भी डेवलप हो जाते हैं। उसमें एक अच्छे प्रशासक के गुण डेवलप हो जाते हैं, एक अच्छे प्रबंधक के गुण डेवलप हो जाते हैं। अन्य कारण है जैसे विशिष्टीकरण के क्षेत्रों को उपलब्ध करवाना, संस्था के सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्माण में सहयोग करना, संचार को प्रभावी बनाने और भ्रम आशंकाओं को उत्पन्न होने से रोकता है, संस्था की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अब आता है फिर उद्देश्य क्या क्या है। इसके कई उद्देश्य मधुर मानवीय संबंधों का विकास करना होता है, मित्रता अति कुशलता में वृद्धि करना होता है, व्यक्तिगत हितों का संस्थागत हितों के साथ सामंजस्य बैठाना होता है, संपन्नता प्राप्त करना होता है, प्रबंधक की योग्यता का विकास करना होता है, कार्यकर्ताओं में स्थायित्व लाना होता है, सहयोग की भावना उत्पन्न करनी होती है, उपयुक्त उद्देश्यों के समन्वय में क्रियान्वयन किया जाता है। अब आता है फील्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन या एरिया ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें आता है सबसे पहला आता है कानूनी संरचना। किसी भी संस्था की जो तात्पर्य कानूनों को पारित करने तथा नियमों को बनाने से, जिनके द्वारा शिक्षा के अभिकरणों तथा उनके प्रकारों, शैक्षिक संस्थानों को चलाने के लिए शक्तियां स्त्रियों निश्चित किया जाता है, सत्ता नियंत्रण का निर्धारण किया जा सके तथा उत्तरदायित्वों को सौंपा जा सके ताकि शैक्षिक प्रबंधन में समन्वय करने में सहायता मिल सके। किसी भी संस्था के अंतर्गत कुछ नियम कायदे बनाने आवश्यक होते हैं ताकि सभी लोग उस नियम कायदों के अंदर बंद करके कार्य करें, ताकि अब वो एक दूसरे को समान समझे, एक दूसरे का साथ को सहयोग करें, और इसके लिए जरूरी होता है कि वो एक दूसरे का साथ दें, वो एक दूसरे को समझें, और इसके लिए कानूनी संरचना कुछ बनाई जाती है कि वो एक दूसरे का जो है वो सभी के सभी उन नियमों के अंतर्गत ही कार्य करेंगे। उन नियमों को तोड़ने पर या तो उन्हें पनिश किया जाएगा या उन्हें किसी भी तरीके का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो सभी उन नियमों में बंद करके कार्य करेंगे तो अपने आप ही एक तरह का जो है कोऑर्डिनेशन उस संस्थान में लागू हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थी, स्टूडेंट। विद्यार्थी शैक्षिक उद्योग का केंद्र बिंदु है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसकी शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों एवं प्रविधियों में उनकी आवश्यकताओं, रुचि, क्षमताओं, समाज की मांग के अनुरूप समन्वित किया जाए। जब हम एजुकेशन फील्ड की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हम किसके लिए शिक्षा का कर रहे हैं? शैक्षिक उद्योग का केंद्र बिंदु कौन है? विद्यार्थी है। तो वही सारे कार्य संपन्न किए जाएं जिसके द्वारा उसको अपनी उस प्राप्त शिक्षा के द्वारा अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। हम उसे केवल किताबी ज्ञान ना दें, उसके लिए जरूरी है कि किसी भी संस्था का जो पाठ्यक्रम है या जो भी उसकी प्रोसेसिंग है पढ़ाई की, वो इस प्रकार से हो कि उसकी आवश्यकता, रुचियों, क्षमताओं का वो समाज की मांग के अनुसार जो है उसका विकास कर सके। फिर आता है क्रमिक वर्ग, एम्प्लॉइज। शिक्षा प्रबंधन में क्रमिक वर्ग की मुख्य भूमिका है। यह शैक्षिक तंत्र का गतिशील पहिया एवं चालक बल है। कर्मचारियों का चुनाव, प्रशिक्षण तथा उनकी शैक्षिक योग्यता एवं स्तर का निर्धारण करना आवश्यक है। श्रेष्ठतम व्यक्तियों को शिक्षा में लाने के लिए अच्छी सेवा दशा, आकर्षक वेतनमान, पदावधि की सुरक्षा, कल्याणकारी सेवाएं आदि प्रदान कर उचित समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। किसी भी संस्था का जो केंद्र बिंदु है वो उसके कर्मचारी होते हैं, और शिक्षा जगत में भी एक मुख्य पार्ट जो है वो कर्मचारी है। केंद्र विद्यार्थी है, लेकिन उस केंद्र के लिए कार्य करने वाला जो है वर्ग है, वो कर्मचारी वर्ग जो है वो तभी उस शैक्षिक तंत्र में काम कर पाएगा जब वो वहाँ कार्य करने से संतुष्ट होगा। और इस संतुष्टि के लिए जरूरी है कि उसे एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसकी दूसरा उस आकर्षक वेतनमान होना चाहिए, उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उसके पद के अनुरूप उसका वेतनमान होना चाहिए, पद की सुरक्षा होनी चाहिए। टेम्परेरी टीचर्स जो होते हैं वो अपने हमेशा क्योंकि तनाव में रहते हैं, अपने पद को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के वो कह रहे अनसर्टेन वो रहते हैं कि भाई आज है जॉब कल नहीं है। तो इस स्थिति में वो अपना 100% एफर्ट्स नहीं लगा पाते पढ़ाने में,
या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कई बार कि ये हम कौन से यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय हैं जो हम इतनी मेहनत करें, हमारा काम से पढ़ाने तक है, हम संस्था के को और सहयोग दें। इस तरह की मनोवृत्ति उनमें पाई जाती है। वहीं जब अगर उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, उन्हें पर्याप्त पैसा मिलेगा, उनके को और दूसरी तरह की क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी, तो जब व्यक्ति संतुष्ट होगा तो वो कार्य को ज्यादा अच्छे से करेगा। जब वो चिंता विहीन रहेगा, जब उस पर किसी और तरह का अन्य दबाव नहीं रहेगा, तो वो उस संस्था के प्रति ज्यादा समर्पित होकर के कार्य करेगा। फिर आता है वित्त, फाइनेंस। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें आय एवं व्यय की समस्याएं तथा उनमें लेखा परीक्षा शामिल है। निधि तथा संसाधनों का बजट बनाने, उनको व्यय करने एवं उन पर नियंत्रण रखने के लिए नियम परिनियमों का बनाना भी आवश्यक है। ये तभी संभव है जब इस पक्ष को मजबूत बनाया जा सके। कोई भी संस्था चलती है पैसों से, वित्त इसका महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना हम जो इसके शिक्षा की बात करते हैं तो भौतिक संसाधनों का अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं वित्त के बिना। तो ये जरूरी है कि इसमें आय व्यय की समस्याएं, उनके लेखा जोखा वगैरह रखा जाए, बजट बनाया जाए साल कि किस चीज में कितना खर्च होना है, कहाँ से इसमें पैसा आएगा, कितना आएगा, कितनी सेविंग होगी, कितना खर्च होगा, किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, किस चीज पर ज्यादा खर्च किया जाए, कहाँ पर बचत की जा सकती है संस्था में, कहाँ पर लीकेज है, संस्था के पैसे कहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं, किस तरह से संस्था के पैसों का अधिकतम उपयोग हो सके, ये सब इसके अंतर्गत आता है। और इसके लिए जो है नियम बनाने भी आवश्यक है और समन्वय, और ये जो है समन्वय के एक पक्ष को मजबूत बनाता है। फिर आता है करिकुलम, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। शैक्षिक प्रशासन का कार्य पाठ्यचर्या का निर्माण एवं उसके विकास की समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के सतत मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यक होता है। फिर आता है भौतिक सुविधाएं, फिजिकल रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत समस्त भौतिक सुविधाएं जैसे विद्यालय, भवन, अन्य सामग्री, उनकी रक्षा, उत्पाद खरीद एवं लेखा कार्य संबंधी आते हैं। फिर है पब्लिक रिलेशन। शिक्षा एक सामाजिक उद्योग है जिसका परिचालन विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक समुदायों के सहयोग से होता है। शैक्षिक प्रशासन की सफलता के लिए प्रभावशाली जनसंपर्क बनाए रखना आवश्यक है ताकि समन्वय का कोई पक्ष कमजोर न रह सके। पब्लिक रिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में। जब तक बाहर व्यक्ति, अभिभावक है, समुदाय है, वो उस संस्था के कार्यों से संतुष्ट नहीं होगा तो वो संस्था जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती। इसीलिए इन लोगों के साथ भी संस्था का संबंध अच्छा होना चाहिए। और ये करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे अभिभावक मीटिंग बुला करके जिसमें समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी बुलाया जाए, जो बुला करके उनसे संस्था के बारे में फीडबैक लिया जाए, उनको अपने कार्यों में शामिल किया जाए, उनसे सहयोग लिया जाए संस्था के प्रोग्रेस में। तो इस तरह से उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बैठा करके जो है किसी भी शैक्षिक संस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। एडवांटेज ऑफ एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। शिक्षा संगठन तथा प्रबंधन के कार्यकर्ताओं के समन्वय के द्वारा प्रयासों की एकता पर बल देते हुए निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। हर संस्था में अलग अलग व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। उनकी में विविधता का, उनकी विचारों में विविधता का होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने कार्य का मूल्यांकन जो है वो अपने दृष्टि से करता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब दो लोग अलग अलग दृष्टिकोण के व्यक्ति साथ कार्य कर रहे होते हैं तो कई बार उनमें मतभेद भी हो जाते हैं और ये जो है उनकी कार्य की गति को रोकता है। तो ये आवश्यक है कि जो है समन्वय के माध्यम से इनकी विविध विचारों एवं भावनाओं में सामंजस्य लाया जाए। अगर इनके विचारों में सामंजस्य नहीं लाया जाएगा तो इनके जब विचार आपस में टकराएंगे तो कार्य तो बाधित होगा ही होगा, वहां का वातावरण भी अस्वस्थ होगा। फिर दूसरा है इंक्रीज द मॉरल्स, मनोबल में वृद्धि करना। समन्वय का कार्यरत सदस्यों के मनोबल पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छे कार्य की दशा होने तथा पारस्परिक सहयोग मिलने के कारण संस्था प्रगति करती है। जिस भी संस्था में
उनकी कर्मचारियों के साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उन्हें उनकी से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, तो वो जो है उनका कार्य करने के प्रति उनका मनोबल बढ़ता है। जब किसी भी कर्मचारी को जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा, जॉब सिक्योरिटी रहेगी, उनके कार्य का सम्मान किया जाएगा, उनकी योग्यताओं का सम्मान किया जाएगा, तो वो अपने आप ही जो है उसका संस्था के प्रति समर्पित होकर के कार्य करेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि उनके जो है कार्यों को अप्रिशिएट किया जाए, उन्हें आपस में एक दूसरे के कार्य उनके कार्यों का उल्लेख सबके सामने किया जाए, ताकि वो जो है एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को सहयोग कर सके। फिर आता है हेल्प्स इन अचीविंग टोटल एकम्प्लिशमेंट, संपूर्ण संपन्नता की प्राप्ति में सहायक। क्योंकि समन्वय की दृष्टि व्यवस्था संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि लाती है, जिससे व्यक्तिगत प्रयासों में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप संस्था में संपूर्ण संपन्नता की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये दोहराव की समस्या को समाप्त करता है, जिससे संस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। जहां कहीं पे भी जिसके कर्मचारी एवं भौतिक संसाधनों के मध्य समन्वय पाया जाएगा, वहां पर वो संस्था जो है वो अपने आप जो है वो स्ट्रांग होगी, उनमें आपस का जो कोऑर्डिनेशन है वो उनके गोल को अचीव करने के लिए के लिए सहायक होगा। संस्था के प्रबंधकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैनेजर्स। समन्वय की जो बात है, इसमें समन्वय करते करते जो है प्रबंधक जो होता है, मैनेजर जो होता है, उसमें खुद में भी अब काफी तरह की क्वालिटीज डेवलप हो जाती है। प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल। समन्वय के प्रारंभ से नियंत्रण को अधिक व्यवस्थित व प्रभावशाली बनाया जा सकता है, सभी क्रियाओं में एकीकरण किया जा सकता है। अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस गोल्स, संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन, शैक्षिक समन्वय के प्रकार। शैक्षिक समन्वय के प्रकारों को हम 3 भागों में बांटते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, प्रोड्यूसरल एंड सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन। अब आता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, समतल समन्वय। इसका अभिप्राय यह है कि समान स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों में आपस में तालमेल का होना। और लंबवत का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे के क्रम में जितने भी कर्मचारी व अधिकारी हैं, उन सबका आपस के कार्यों में समन्वय का होना। फिर आता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। इंटरनल कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आता है कि किसी भी विभाग के विभिन्न विभागों, संस्था के विभिन्न विभागों, उप विभागों, कर्मचारियों, संचालकों, प्रबंधकों, विभिन्न क्रियाकलापों का आपस में सामंजस्य स्थापित होना। इसका पूर्ण संतान के आंतरिक भागों से होता है। फिर दूसरा है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। इसके अंतर्गत संस्था के बाहर के समाज के विभिन्न वर्गों से उसका कोऑर्डिनेशन का होना संस्था के उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें सरकार एवं समाज एवं अन्य व्यक्तियों से अपनी क्रियाओं का एकीकरण किया जाए, यह बाह्य समन्वय कहलाता है। जैसे शैक्षिक संस्था, बैंक को व सरकारी विभागों के जो समन्वय स्थापित करता है, उसे समन्वय, ये बाह्य समन्वय का उदाहरण है। फिर तीसरा है स्वतंत्रता का समन्वय और कार्यविधिक समन्वय, प्रोड्यूसरल कोऑर्डिनेशन। यह समन्वय संगठन के सदस्यों के अधिकार, कार्यक्षेत्र एवं परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है। संगठन आलेख कार्यविधिक समन्वय का अच्छा उदाहरण है। स्वतंत्र समन्वय, यह स्वतंत्र समन्वय संगठन की क्रियाओं की विशेष सूची से संबंध रखता है, जिनकी आवश्यकताएं क्रियाओं को संतुष्टि के प्राप्त करने के कारण होते हैं। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन, शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें जो है सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, आलोचना, विरोधों तो आवश्यकताओं का व्यक्तिगत रूप से या प्रत्यक्ष संपर्क करके अधिक प्रभावशाली ढंग से बता सकता है कि उसे क्या कठिनाई आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, वो जाकर के अपने अधिकारी से पर्सनली मिलकर के उसे बताए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ बिगिनिंग विद द अर्लियर स्टेज। जिस किसी भी, जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो वो प्रारंभिक अवस्था से शुरू की जानी चाहिए। कोई चीज आगे बढ़ने के बाद उसमें तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी कार्य की जो व्यवस्था में नियोजन निर्णय के आरंभिक चरण से ही कोऑर्डिनेशन बैठाया जाए।
तीसरा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सामंजस्य जो है वो गतिशील प्रक्रिया, ये नहीं कि आज हमने किसी कार्य में या लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर दिया तो वो हमेशा बना रहेगा। उसको बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ता है। नित्य नई समस्याएं उस कोऑर्डिनेशन के सामने आती है, उन्हें दूर करते हुए उस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना पड़ता है। फिर परस्पर निर्भरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिसिप्रोसिटी, इसका समन्वय का अंतिम सिद्धांत परस्परता का है कि एक ही दी हुई स्थिति में समस्त घटक अंतर निर्भर होते हैं, इसलिए समस्त घटकों के संबंधों का पर एक साथ विचार करने के उपरांत ही समन्वय की व्यवस्था का निर्धारण करना चाहिए। जैसे एक संस्था का एक व्यक्ति के साथ एक विभाग से दूसरे विभाग में जुड़ा है, एक के संबंध में लिया गया निर्णय दूसरे को प्रभावित कर सकता है, इसलिए निर्णय लेते समय इन पारस्परिक अंतर्निर्भरता की समस्याओं पर विचार करना आवश्यक है। वेरियस टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, शैक्षिक तकनीकी की विभिन्न पद्धतियां। पर्यवेक्षक निर्देशन, इसमें जो है ये सबसे पुरानी तकनीक है। इसमें पर्यवेक्षक के लिए सेवाएं समन्वय द्वारा ली जाती है। इसमें पर्यवेक्षक अपने व्यक्तिगत प्रयासों में देखता है कि नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति जो हैं वो समन्वित रूप से कार्य संपादित कर रहे हैं कि नहीं। जैसे संस्था प्रधान अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले अध्यापकों व कर्मचारियों का स्वयं जाकर के पर्यवेक्षण करता है। नियोजन एवं निर्णयन, प्लानिंग एंड डिस्कशन मेकिंग द्वारा नियोजन के अंतर्गत भविष्य की कार्य की विधि की रूपरेखा तैयार की जाती है तथा निर्णयन के उपलब्ध सीमित साधनों में से उस विकल्प को चुना जाता है जो श्रेष्ठ है। यदि नियोजन संस्था की विभिन्न प्रक्रियाओं में तालमेल बैठाकर किया जाए तो वह आगे जाकर के आसान हो जाता है। जैसे वार्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा अगर पहले ही बना ली जाए तो कार्य जो है वो समय पर संपन्न होंगे और सही सुचारू रूप से संपन्न होंगे। फिर प्रभावी संगठन, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंधन विस्तार क्षेत्र व्यक्तियों द्वारा कुशलतापूर्वक प्रबंधन किए जाने वाले अधीनस्थों की संख्या को सीमित करता है तथा संस्था के आकार बढ़ने में अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि भी स्वाभाविक होती है, क्योंकि संस्था में पारस्परिक एवं अंतर विभागीय समन्वय प्राप्त करना संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। चौथा पॉइंट है कंट्रोल, नियंत्रण। नियंत्रण भी समन्वय का महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि समन्वय किस सीमा तक प्रभावशाली रहा है। फिर है थ्रो कमेटी, कमेटी द्वारा जो कि एक समिति जो प्रबंधक तथा सभी विभागीय प्रबंधकों को शामिल किया जाता है और वो सभी अन्य विभागों का पर्यवेक्षण करते हैं कि उनके कार्य सही तरीके से संपादित हो रहे हैं या नहीं। संप्रेषण या संचार द्वारा लिए गए डिसीजंस को, जब संस्था कई ब्रांचेज में होती है या दूर दूर होती है तो उन्हें लिए गए जो भी डिसीजंस हैं उन्हें संप्रेषण के द्वारा, जैसे पत्र द्वारा, बुलेटिन द्वारा, तार द्वारा भेज करके या फोन द्वारा उन्हें निर्देश देकर के भी सुपरविजन किया जा सकता है। समूह बैठ के ग्रुप मीटिंग, समूह में भी समन्वय स्थापित किया जाता है। इसमें नेतृत्वकर्ता तथा विभागीय अधिकारी शामिल होकर के जो है आने वाली समस्याओं के बारे में डिस्कशन करते हैं और उनकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। नियम एवं नीतियां, रूल्स एंड पॉलिसीज, समन्वय लाने का कार्यक्रम औपचारिक साधन है। यदि संस्था प्रधान ने प्रभावित प्रक्रिया और नियमों आदि का विकास किया तो उसका इनका प्रभाव समन्वय पर अनुकूल होता है। कार्यरत कर्मचारी द्वारा इन नियमों को पालन करने के परिणाम स्वरूप क्रियाओं का समन्वय होता है। सेल्फ कोऑर्डिनेशन, इस साधन के द्वारा कार्यकर्ता स्वयं निर्देशित होता है। वो अपने प्रयत्नों तथा अन्य व्यक्तियों की सुविधाओं समायोजित करने का प्रयास करता है। फिर हार्डीज इन कोऑर्डिनेशन, समन्वय आने वाली बाधाएं। पहला है ह्यूमन वीकनेस, दूसरा है पर्सनल इंटरेस्ट, थर्ड है फैक्टराइजेशन, चौथा है एनवायरनमेंट, पांचवा है लिमिटेड एबिलिटी और छठा है एटीट्यूड। कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत सबसे पहला जो समस्या आती है वो मानव स्वभाव की आती है। मानवीय प्रवृत्ति है कि वो अपनी कमियों को स्वीकार करना कम समझते हैं और दूसरे द्वारा दिए गए सुझावों को जल्दी से मानना नहीं चाहते और खासतौर से उस व्यक्ति का जो उसके बराबर के पद का हो। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए सबसे ज्यादा प्रधानाध्यापक को मुश्किल आती है और इसके लिए वो उसको जो है हमेशा नेगेटिव नहीं उसका अप्रोच करनी पड़ती है। उसको उनकी कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए उनकी अच्छाइयों वगैरह की भी तारीफ करनी पड़ती है ताकि वो जो है अपनी कमियों को गलत तरीके से ना ले, नकारात्मक तरीके से ना ले और उनको सहयोग करें। व्यक्तिगत हित, जैसे कुछ लोग अयोग्य कर्मशील होते हैं, स्वभाव से ही असहयोगात्मक होते हैं, वो किसी को सहयोग करना पसंद नहीं करते। ऐसे में जब टीम वर्क होता है तो वो उस टीम में भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं
जो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं या काम नहीं करना चाहते हैं, और इस तरह के व्यक्ति जो है कोऑर्डिनेशन में दिक्कत बैठाते हैं। गुटबंदी, जैसे भाषा, जातिगत, क्षेत्रीयता के आधार पर भी संस्थानों में जो है गुट बन जाते हैं और वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते। एनवायरमेंट, यदि किसी संस्था का माहौल ही बहुत खराब हो, जहाँ पे प्रबंधक और संस्था के अन्य कर्मचारियों के बीच के संबंध सही नहीं हो, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता। सीमित योग्यता, कोऑर्डिनेशन करने वाले व्यक्ति में अगर कोऑर्डिनेशन करने की योग्यता नहीं है, उसे सबको साथ लेकर के चलने की योग्यता नहीं है, तो वो भी किसी संस्था में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा सकता। प्रवृत्ति, यदि कार्यरत व्यक्ति ही सहयोगात्मक प्रवृत्ति का नहीं है, उसके नेचर में ही शामिल नहीं है कि वो किसी को कोऑपरेट करे, तो ऐसे में भी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। ये सेकंड यूनिट यहीं समाप्त होती है।